नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं, लगभग 1200 साल लंबे दौर में, जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। पर मजे की बात यह है कि हमारी कहानी बहुत पुराने वक्त से नहीं, बल्कि 19वीं सदी के एक बहुत बड़ी पहेली से शुरू होती है। ये वो सवाल है जो हमारी आज की जासूसी कहानी की तरह की शुरुआत करता है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा इतिहास पत्थरों पर लिखा हुआ है, लेकिन उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। इतिहासकारों के लिए ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब सदियों तक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खामोश पड़ा रहा, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। और इन शिलालेखों में एक ऐसे साम्राज्य की कहानियां थी जिसे लगभग भुला ही दिया गया था। इससे ये राज और भी ज्यादा गहरा हो गया था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक खास विज्ञान की, पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, शिलालेखों को पढ़ने की कला। यही वो चाबी थी जिससे एक भूले बिसरे साम्राज्य का ताला खुलने वाला था। तो हुआ ये कि 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इन अजीब लिपियों को समझने का बीड़ा उठाया। कई साल लगे, बहुत मेहनत लगी, और फिर 1838 में वो पलाया जब उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। और अचानक वो पत्थर बोलने लगे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर शिलालेखों में पियदस्सी नाम के एक राजा का जिक्र है, लेकिन ये पियदस्सी था कौन? असली राज तब खुला जब इस नाम को बौद्ध ग्रंथों में लिखे महान मौर्य शासक अशोक से जोड़ा गया, और बस एक झटके में एक भूला हुआ सम्राट इतिहास में फिर से जिंदा हो गया। तो प्रिंसेप की इस खोज ने सिर्फ एक राजा के नाम का पता नहीं लगाया, बल्कि एक पूरे के पूरे युग के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए देखते हैं कि इन शिलालेखों ने हमें उस दुनिया के बारे में क्या-क्या बताया जिसमें अशोक रहते थे। ये शिलालेख हमें अशोक के समय से भी पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ले जाते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मची हुई थी। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। इस दौर में महाजनपद नाम के 16 बड़े और ताकतवर राज्यों का उदय हुआ। देखिए, ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, बल्कि ये संगठित राज्य थे जिनकी अपनी सेनाएं थीं, अपनी राजधानियां थीं, और ये भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे थे। जरा सोचिए उस समय के बारे में। एक तरफ नए नए शहर बस रहे थे, खेती और हथियार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था, व्यापार के लिए पहली बार सिक्के बनने शुरू हुए, और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार और दर्शन भी सामने आ रहे थे। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव का समय था। तो इन 16 महाजनपदों में सत्ता के लिए जबरदस्त होड़ मची हुई थी। हर कोई सबसे बड़ा बनना चाहता था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो बाकियों से कहीं आगे निकलने वाला था, और जो भारत का पहला साम्राज्य बनने की राह पर था। और वो राज्य था मगध, जो आज के बिहार में पड़ता है। मगध ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ोसियों को हराना शुरू किया और अपनी ताकत और सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? खैर, 3 बड़ी वजह थीं। पहली, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। दूसरी, पास में ही लोहे की खदानें थी जिनसे मजबूत हथियार बनते थे, और जंगलों से सेना के लिए हाथी भी मिल जाते थे। और तीसरी, गंगा नदी, जो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए एक तरह से नेशनल हाईवे का काम करती थी। मगध के इसी उदय का नतीजा था मौर्य साम्राज्य। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में। यह भारत का पहला सही मायनों में एक विशाल साम्राज्य था। ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था, और इसे चलाने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा 4 और बड़े सेंटर थे, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी। ये एक बहुत ही बेहतरीन और संगठित सिस्टम था। चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, मेगस्थनीज। उसने जो लिखा है उससे मौर्य प्रशासन की एक कमाल की तस्वीर मिलती है। उसने बताया कि कैसे सरकारी अफसर सेना से लेकर टैक्स वसूलने तक और लकड़हारों से लेकर खदानों में काम करने वालों तक हर चीज पर नजर रखते थे। सब कुछ कितना व्यवस्थित था। अच्छा, ये तो हुई राजाओं और साम्राज्यों की बात। चलिए अब जरा वहां से हटकर आम लोगों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उस समय के गांव देहात में क्या बदलाव आ रहे थे। इस दौर में खेतीबाड़ी में एक तरह की क्रांति आ गई थी। सबसे पहले तो लोहे के फाल वाला हल आया, जिससे गंगा घाटी की सख्त जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया। फिर धान की रोपाई की तकनीक आई, जिससे चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। और आखिर में सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गईं। इन्हीं सब बदलावों की वजह से बड़े बड़े शहर और विशाल सेनाएं टिक पाईं।
अब जरा समय में और आगे चलते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद के दौर में। इस वक्त तक राजा की शक्ति को देखने का नजरिया और देश की अर्थव्यवस्था दोनों ही बदल रहे थे। ये बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग राजा अपनी ताकत को कैसे दिखाते थे। एक तरफ मौर्य सम्राट अशोक थे, जो खुद को देवानाम पिया यानी देवताओं का प्रिय कहते थे, वो नैतिकता की बात करते थे। और दूसरी तरफ बाद में आए कुषाण शासक, जो खुद को देवपुत्र यानी ईश्वर का बेटा कहते थे। उन्होंने तो मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां तक लगवा दी थीं। सिक्के सिर्फ पैसे नहीं होते, वो अपने दौर की कहानी भी कहते हैं। शुरुआत हुई चांदी के आहत सिक्कों से। फिर हिंद यूनानी राजाओं ने पहली बार अपने नाम और चेहरे वाले सिक्के चलाए, और कुषाणों ने तो बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, जो रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले जबरदस्त व्यापार का साफ साफ सबूत था। तो अब तक हमने शिलालेखों, ग्रंथों और सिक्कों से एक कहानी तो बना ली है, लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? चलिए वापस अपनी शुरुआती पहेली पर लौटते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे सबूत हमें क्या नहीं बताते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन शाही रिकॉर्ड्स में, इन सिक्कों में किसकी कहानी छूट गई है। ये हमें राजाओं और अमीर लोगों के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, पर उन आम लोगों का क्या, जो उस साम्राज्य की असली बुनियाद थे? देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि इन शिलालेखों की अपनी कुछ कमियां हैं। कई बार अक्षर मिट जाते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है। ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में कुछ खास नहीं बताते, जैसे एक किसान कैसे जीता था या आम लोगों की ज़िंदगी के सुख दुख क्या थे। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा उसी इंसान का नज़रिया दिखाते हैं जिसने उन्हें बनवाया था, यानी राजा या कोई और ताकतवर इंसान। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रारंभिक भारत का इतिहास एक पहेली को जोड़ने जैसा है। हम उन टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ताकतवर लोगों ने अपने पीछे छोड़े हैं, और उनसे एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि बहुत सारे टुकड़े तो हमेशा के लिए खो चुके हैं। और यहीं पर हम आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर इतिहास सिर्फ राजाओं और जीतने वालों की नज़र से ही लिखा और पढ़ा जाता है, तो फिर हम उन अनगिनत किसानों, कारीगरों और आम लोगों की कहानियों को कैसे जानेंगे जिनकी आवाज़ कभी दर्ज ही नहीं की गई? क्या पता असली इतिहास उन्हीं अनसुनी कहानियों में ही कहीं छिपा हो।